अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। पिछली क्लास में मैंने एंड की थी बात बोनस पे, स्टॉक स्प्लिट पे और कंसोलिडेशन पे। राइट इशू पे आते हैं। राइट इशू क्या है? राइट इशू ये है कि अगर हाँ, राइट इशू से पहले अभी जो सवाल मैंने बोर्ड पे किया ये भी, और जो आपने क्वेश्चन 3 किया ये भी, इसमें मैंने सेंटेंस लिखवाया था कि 10,000 शेयर इशू किए एट फुल मार्केट प्राइस। इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी? इसकी सिग्निफिकेंस ये थी कि शेयर्स इशू करके उतना ही पैसा आया जितनी उनकी औकात थी। हमने शेयर इशू किए उसकी फुल मार्केट प्राइस के ऊपर, यानी हमारी हैसियत के मुताबिक, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के मुताबिक, हमारी स्ट्रेंथ के मुताबिक जितने शेयर की वर्थ बनती थी उतना ही पैसा बिजनेस में इन हुआ। देखें, बिजनेस अगर कमा रहा है तो उसकी एक स्ट्रेंथ है ना, तो जितनी उसकी स्ट्रेंथ है उसी के मुताबिक उसने और पैसा इन किया। जैसे चलें, मैं एक टीचर हूं और अब सीए प्रोफेशन के अंदर खैर ये चीज बहुत काउंट करने लग गई है कि टीचर की क्लास में रश कितना है, ये बहुत काउंट करने लग गया है। स्टूडेंट्स के लिए भी क्योंकि हमारी आवाम रश देख के जाती है, और कॉलेज के लिए भी क्योंकि कॉलेज ने रेवेन्यू कमाना है। अगर एक टीचर जो अपने फुल पेज उसकी ये है कि उसके पास 150 की स्ट्रेंथ होगी, अगर कॉलेज वाले कहें जी हम आपका एक सेक्शन और नया शुरू कर रहे हैं, लेकिन उसका जो सेक्शन शुरू कर रहे हैं उस टीचर का, उसको कमरा ही दे रहे हैं जिसमें कैपेसिटी 50 की है, तो जितना रेवेन्यू कॉलेज का बढ़ना चाहिए था उतना बढ़ सकेगा नहीं ना, क्योंकि उस टीचर का फुल पोटेंशियल ये था कि 150 वाला कमरा मिलता उसको, फिर कॉलेज का रेवेन्यू बढ़ता। तो जब कंपनी शेयर इशू करेगी और शेयर इशू करके जो पैसा आएगा उस कंपनी उस पैसे को इस्तेमाल करके और कमाएगी, तो कितना पैसा? जितना उस शेयर का फुल पोटेंशियल है। तो शेयर अगर इशू किया जाए अपनी फुल मार्केट प्राइस पे तो ये वो है जो अभी किया था, लेकिन अगर शेयर मार्केट प्राइस से सस्ता इशू किया जाए यानी राइट इशू, अगर मार्केट में प्राइस चल रही है 19 रुपए और शेयर इशू कर दिया गया है 15 रुपए पे, तो एग्जैक्टली ऐसे नहीं है, लेकिन समझने के लिए बात की जा सकती है कि अगर, अच्छा एग्जैक्टली ऐसा नहीं है लेकिन बात समझिएगा, अगर हम लोग इशू कर रहे हैं 20, 15,
अगर हम लोग इशू कर रहे हैं 4000 शेयर्स, तो कितना पैसा रेज कर रहे हैं? ये जो मैं बात बताने लगा ना, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, लेकिन पॉइंट समझाने के लिए ये मिसाल ठीक है। हम कितना पैसा रेज कर लेंगे इससे? 60,000 रुपए। यानी हम लोग राइट शेयर इशू कर रहे हैं 4000, और जितनी उसकी हैसियत थी उससे कम पे इशू कर रहे हैं। कितना पैसा जनरेट कर रहे हैं? 60,000 रुपए। शेयर को अगर उसकी सही वर्थ पे इशू किया जाता तो हम कितने शेयर इशू करके कितना पैसा रेज कर लेते? 3,000। हमने 3,000 शेयर्स की हैसियत जितना पैसा रेज करना था और उसको बिजनेस में इन्वेस्ट करना था, 4,000 शेयर इशू करने पड़े। तो इफेक्टिवली हम क्या कर रहे हैं कि 3,000 शेयर इशू कर रहे हैं प्रॉपर, और 1,000 शेयर मुफ्त में इशू कर रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही है। ये कॉन्सेप्ट दोबारा सुने। अगर हम शेयर इशू कर रहे हैं और पूरे जोबन पे इशू कर रहे हैं, जो उस शेयर की वर्थ बनती थी उतने पे इशू कर रहे हैं, तो फिर वो शेयर इशू करना हमें फुल कमा के भी देगा। लेकिन अगर जितने पे इशू करना चाहिए था उससे कम पे इशू कर रहे हैं, और राइट शेयर कम पे ही इशू होते हैं, तो ये इफेक्टिवली ऐसा ही है कि 4,000 सस्ते शेयर इशू करना इज इफेक्टिवली इक्वल टू कि 3,000 शेयर्स पूरे पूरे इशू करना और 1,000 शेयर्स मुफ्त में इशू करना। यानी राइट शेयर सस्ता करने में बोनस एलिमेंट छुपा हुआ है। राइट शेयर इशू करने में बोनस एलिमेंट छुपा हुआ है। इस बोनस एलिमेंट को कैसे ढूंढा जाए, और ढूंढ के ये जो यहां हमने टेबल बनाया है इसमें कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए, इसके लिए आईएएस ने एक फार्मूला बना के दिया। यहां पर एक और कॉलम डालना पड़ेगा, उसको राइट फैक्टर भी कह सकते हैं, बोनस एलिमेंट भी कह सकते हैं। राइट फैक्टर भी कह सकते हैं, बोनस एलिमेंट भी कह सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ आया कि जब हम शेयर इशू कर रहे हैं सस्ते पे, पोटेंशियल से सस्ते पे, तो फिर अब इफेक्टिवली मुफ्त शेयर भी इशू कर रहे हैं। तो ये बोनस राइट शेयर में छुपा हुआ बोनस एलिमेंट है। इस बोनस एलिमेंट को ढूंढने का एक फार्मूला बताया आईएएस ने, और वो फार्मूला है, पेज 2 के एंड पे आइएगा। एक फार्मूला लिखा हुआ है बोनस एलिमेंट के सामने। इस फार्मूले में ऊपर न्यूमरेटर के अंदर ये है राइट इशू से पहले पहले वाली मार्केट प्राइस, और डिनोमिनेटर में क्या है? थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस क्या होती है? थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस उसे कहते हैं कि जब ये सस्ता शेयर इशू हो जाएगा तो मार्केट में, अच्छा ये जो ओरिजिनल शेयर जो मार्केट में 20 रुपए का बिक रहा था, अगर कंपनी 15 रुपए का राइट शेयर इशू करेगी तो ये थोड़ा सा फटा होगा, साइज में छोटा होगा? नहीं, शेयर तो शेयर होगा। सस्ता शेयर इशू कर रहे हैं ताकि लोगों को कन्विंस करें, इंसेंटिव दें कि आप हमें और पैसे दें। अब जिस बंदे ने ये शेयर खरीदा होगा उसको इसलिए फायदा नजर आया होगा कि सस्ता मिल रहा है, और वो इससे फायदा उठाने के लिए क्या करेगा? मार्केट में जाके बेचेगा।
जब ये सारे लोग मार्केट में बेचने पहुंच जाएंगे तो शेयर की प्राइस डाउन हो जाएगी। यानी शेयर, राइट शेयर इश्यू होने के बाद प्राइस डाउन होगी। वैसे अब भी हो सकती है, सेम भी रह सकती है, लेकिन थ्योरेटिकली स्पीकिंग प्राइस डाउन हो जाएगी। आईएसए कहता है कि वो प्राइस डाउन होके उस अमाउंट पे आ जाएगी जो इनका वेटेड एवरेज बनता है। वेटेड एवरेज से मुराद यह है कि अगर कंपनी का ऑलरेडी इशूड शेयर कैपिटल 16,000 शेयर्स था और कंपनी 4,000 शेयर्स और इशू कर रही है, तो जब 16,000 शेयर्स होते थे और एक 20 रुपए वर्थ का था, 4,000 शेयर्स और इशू होने से 15 रुपए वाले, अब प्राइस एवरेज कितनी बन जाएगी? इनकी वर्थ कितनी होती थी? कितनी? और ये 60। तो 3,80,000 रुपए वर्थ के अगर 20,000 शेयर्स हो तो एक कितने का होगा? 19। ये होती है TERP, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। कि जब राइट एक्सरसाइज हो जाएगा, मार्केट में नए शेयर्स सस्ते वाले आएंगे तो उसकी प्राइस डाउन होगी। अब वो प्राइस डाउन होकर कहां तक पहुंचेगी? यहां तक पहुंचेगी। और ये फार्मूला एक सिंपल एवरेज का फार्मूला है। आप इसको ऐसे समझ लें कि इतने यूनिट स्टॉक में पहले थे इतने रुपए वाले, इतने यूनिट और खरीद लिए इतने रुपए वाले, तो अब एवरेज रेट क्या हो गया? ऐसे ही निकलेगा ना। तो ये TERP का फार्मूला है। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये ऐसे, और ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर 16,000 पहले थे और हम 4,000 राइट इश्यू कर रहे हैं तो हम 1 for 4 कर रहे हैं ना। पहले 16,000 मौजूद है, हम 4,000 राइट शेयर और इश्यू कर रहे हैं, हम 1 for 4 कर रहे हैं ना। तो 1 for 4 कर रहे हैं, इसका मतलब पहले 4 होते थे, 20 रुपए वाले पहले 4 शेयर होते थे, अब 15 रुपए वाला एक और आ जाएगा। 4 शेयर होते थे 20 वाले, 15 वाला एक और आ जाएगा, तो 95 रुपए के कितने शेयर हो जाएंगे? 5। क्या बना? 19। तो ये काम आप टोटल शेयर से भी कर सकते हैं, इस रेशो से भी कर सकते हैं। ये TERP है। अब जो वो राइट फैक्टर या बोनस एलिमेंट लिखा हुआ है, क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है? ये ठीक है, ये बना 20/19। हम इस फिगर से जहां राइट इश्यू आ रहा था उससे ऊपर ऊपर वाले सारों को 20/19, 20/19, 20/19 कर दें। जिस तरह बोनस फैक्टर को कर रहे थे ना, बोनस की लिखी हुई लाइन से ऊपर ऊपर सबको कर रहे थे, तो राइट शेयर वाली लाइन से ऊपर ऊपर सबको 20/19 कर देंगे। आया समझ के नहीं? को रिस्पॉन्स तो दिया कर यार, को हाँ या ना तो किया कर। कब चेंज हो जाए? ये इससे ज्यादा ही होगा, ये कह रहे हैं आप? डेफिनेटली ज्यादा होगा, क्योंकि राइट शेयर होगा ही सस्ता, इससे महंगा तो हो ही नहीं सकता। जब ये इससे सस्ता होगा तो इनका एवरेज इससे कम ही होगा ना, तो ये कम ही होगा, ज्यादा हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 1 देख लें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 करना है तो कर लें, नहीं तो जुबानी देख लें, बहुत है, टाइम नहीं है। करना है तो कर लें, नहीं तो एटलीस्ट देख भी लें।
राइट समय जो जी और को भी दे पाए जी उससे पहले कितने शेयर होंगे उसके लिए हाँ डेफिनेटली उससे जस्ट ऊपर जो होंगे, उससे जस्ट ऊपर जो क्यूमुलेटिव होंगे। अरे पहले आपने कहा ही नहीं। अभी करता हूं, पॉज करना यार जरा। हाँ जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 डन। ये राइट फैक्टर वाली बात आ गई समझ? अच्छा, अब एक काम करें कि नोट्स में आए और दूसरे पेज पे आए। डिनोमिनेटर में पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में ये बताया हुआ है कि ये जो हमने महीने गिनने हैं, जैसे इधर राइट इशू पे मैंने महीने गिने थे, तो ये महीने गिनने कब से हैं? एक है कि हमने राइट ऑफर कर दी लोगों को, और एक है कि 2 महीने के बाद उन्होंने इसको एक्सरसाइज किया। तो यहां जो हमने महीने गिनने हैं वो किस डेट से गिनने शुरू करने हैं, ये इसकी मुख्तलिफ मिसालें दी हुई हैं। इनमें कुछ तो कुछ ज्यादा ही एडवांस हैं, लेकिन बाकी देखें शायद थोड़े थोड़े आएंगे समझ। नहीं तो कम से कम ए तो आ ही जाएगा।
पॉइंट ए में आप ये राइट इशू रख सकते हैं। अच्छा, हमारा कब रिसीवेबल बनेगा, हमारा हक कब बनेगा कैश राइट इशू में, हमारा कैश लेने का हक कब बना, जब हमने उनको राइट ऑफर की, जब उन्होंने एक्सरसाइज कर लिया ना राइट, तो हमारा हक बन, जब उन्होंने एक्सरसाइज कर लिया तो हमारा हक बन गया। यानी ये जो अभी हमने राइट इशू वाले सवाल किए हैं, अगर हमें एक आपको दी होती ऑफर डेट, एक दी होती एक्सरसाइज डेट, तो कौन सी डेट लेते, एक्सरसाइज डेट। जब हमारा हक बन रहा है ना पैसे लेने का, उस दिन से गिनना शुरू करना है। ये ए है। बी की मिसाल आप वैसे तो वॉलंटरी नहीं है वो, लेकिन आप बोनस इशू मिसाल समझ लें। सर ये जो लिखा हुआ है आपके पे, क्या? यानी जब हमने रिटेन अर्निंग डेबिट कर दी, तो वो तो उसी दिन होगी जिस दिन हमने डिविडेंड इशू करते हैं। नहीं बोनस है ना, रिटेन अर्निंग डेबिट क्या शेयर कैपिटल क्रेडिट। जब हमने बोनस इशू कर दिए तो हमने रिटेन अर्निंग डेबिट कर दी, तो इसको हम कहेंगे कि हमने इसको री इन्वेस्ट कर दिया। रिटेन अर्निंग डेबिट कैपिटल क्रेडिट, इसको कैपिटलाइजेशन इशू भी कहते हैं कि रिटेन अर्निंग्स को हमने कैपिटलाइज कर दिया, कैपिटल की शक्ल दे दी, यानी जब हमने बोनस इशू की एंट्री कर दी। अच्छा, सी क्या है, ये कन्वर्जन है, ये आगे डाइल्यूटेड में आएगी बात। डी, इसमें इसकी मिसाल आप डी और ई ए की मानों में ले लेते हैं। अगर हम लोग कोई लोन सेटल कर रहे हैं और उस लोन को सेटल करने के लिए अपने शेयर इशू कर रहे हैं, तो हम उसकी, अब पैसे तो उसमें नहीं आ रहे लेकिन इफेक्टिवली पैसे ही हैं, क्योंकि लोन वापस करना था तो पैसे देने थे, तो हमने उसको शेयर इशू करके पैसे बचा लिए। कब से उसकी डेट माने, जब लायबिलिटी खत्म हो रही है। देखें, जिस दिन फैसला हो गया कि आज से ये लायबिलिटी कैपिटल बदल गई है, तो उस दिन से इंटरेस्ट पड़ना बंद हो जाएगा ना, ये लिखा हुआ। फिर इसी तरह IFRS 2, नहीं बोनस शेयर नहीं, शेयर कैपिटल। अच्छा, F, ये वो जो IFRS 2 पढ़ा था, शेयर बेस्ड पेमेंट्स। हम कोई एसेट खरीद रहे हैं और उसके बदले शेयर इशू कर रहे हैं, तो डेट कौन सी, जिस दिन हम वो एसेट डेबिट कर रहे हैं, ऑन विच द एक्विजिशन इज रिकॉग्नाइज्ड, जिस दिन हम एसेट डेबिट कर रहे हैं। और लास्ट ये वही IFRS 2 वाला, ये भी IFRS 2 है, सर्विसेज के अगेंस्ट इक्विटी सेटल्ड। ठीक है, जिस दिन हम एक्सपेंस डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट कर रहे हैं। तो ये हो गया कि हमने इस टेबल में डेट कौन सी लिखनी है। ठीक है जी, ये हो गई डिनोमिनेटर पे बात। अब आते हैं न्यूमरेटर पे। न्यूमरेटर पे मैंने आधी अधूरी बात की थी, वहीं से बात दोबारा शुरू करता हूं। न्यूमरेटर में क्या रखना है हमने, सिर्फ पैट या उसमें से कुछ माइनस करना है। अभी बात यहां से शुरू किया आज, पैट में प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड। कौन से प्रेफरेंस शेयर्स, क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी या क्लासिफाइड एज इक्विटी। इक्विटी लायबिलिटी वाले क्यों नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी फाइनेंस कॉस्ट बनके हो गए ना, वो तो प्रॉफिट में से लेस हो गए हुए हैं। जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, रिडीमेबल, वो क्लासिफाई हुए होते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी नॉर्मली, और जो इररिडीमेबल होते हैं वो क्लासिफाई हुए होते हैं इक्विटी। हमेशा तो खैर नहीं, मैंने I-32 में एक टेबल दिया था आपको, वो I-32 जब रिवाइज करेंगे उसमें इररिडीमेबल में भी होता है कि डिविडेंड देना अगर जिम्मेदारी है तो डिविडेंड पोर्शन लायबिलिटी बन जाता है, बाकी इटसेल्फ जो शेयर्स हैं वो इक्विटी होते हैं। तो इररिडीमेबल शेयर्स इटसेल्फ इक्विटी हैं, अगर उनमें डिविडेंड का वादा है तो फिर डिविडेंड पोर्शन लायबिलिटी बन जाता है। नहीं, ऑर्डिनरी शेयर्स नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स, तो वो क्लासिफाइड एज इक्विटी होते हैं। ये आप जब लेक्चर्स लोगे ना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के, तो उसमें आएगी ये बात। अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्लासिफाइड एज इक्विटी हैं तो ये वो हैं जो इररिडीमेबल हैं, और अगर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल हैं कि वापस करने ही करने हैं, तो फिर तो जिम्मेदारी है ना, फिर ये फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है। तो जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, रिडीमेबल, उनका डिविडेंड भी लेस कर दें पैट में से, रिडीमेबल नहीं, उनका ऑलरेडी हुआ हुआ है,
और जो इररिडीमेबल हैं उनका करेंगे माइनस। अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता मुश्किलें डालते हैं। पहले अभी आसान चीज, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स जो क्यूम्यूलेटिव होते हैं। क्यूम्यूलेटिव क्यूम्यूलेटिव वो होते हैं कि उन पे डिविडेंड देना ही देना है। अगर किसी साल हालात की वजह से डिविडेंड ना दे सके तो फिर अगले साल देना पड़ेगा। यानी अगर उस पर हर साल डिविडेंड देना होता था 8 रुपए, 2020 में हालात नहीं थे, हम नहीं दे सके, तो 2021 में 16 रुपए देना पड़ेगा। ये क्यूम्यूलेटिव है। और एक होते हैं नॉन क्यूम्यूलेटिव। नॉन क्यूम्यूलेटिव ये होते हैं कि जिस साल हम किसी वजह से नहीं दे सके तो बस फिर वो गए। ये नॉन क्यूम्यूलेटिव है। अगर हम 2020 की ईपीएस निकाल रहे हैं, 2020 का ईपीएस निकाल रहे हैं और क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो चाहे उस साल का डिविडेंड डिक्लेयर किया हो या ना किया हो, देना तो पड़ेगा या बचत हो सकती है। क्यूम्यूलेटिव देना पड़ेगा ना, तो वो पैट में से लेस करना ही करना है। लेकिन अगर नॉन क्यूम्यूलेटिव है तो पैट में से सिर्फ तभी लेस करना है अगर डिक्लेयर किया है तो, वरना लेस नहीं करना। ये आप पढ़ लीजिए, पहले पेज पे आइए और न्यूमरेटर के नीचे एक डब्बा बन के एग्जाम नोट लिखा हुआ है। न्यूमरेटर के नीचे एक डब्बा बनाया हुआ है एग्जाम नोट, पेज 1 पे। इसमें पेड जरूरी नहीं है, बस डिक्लेयर कर दें। नहीं, पेड नहीं जरूरी, डिक्लेयर्ड। अगर क्यूम्यूलेटिव हैं तो डिक्लेयर करें या ना करें, लेस होना है। अगर नॉन क्यूम्यूलेटिव हैं तो डिक्लेयर करेंगे तो लेस होना है। और नेट ऑफ टैक्स क्यों लिखा हुआ है? क्यों? नहीं, फाइनेंशियल लायबिलिटी तो पैट में से लेस हो चुकी हुई है। ऊपर फार्मूले में नेट ऑफ टैक्स क्यों लिखा हुआ? क्योंकि हम पैट में से लेस कर रहे हैं उसको। पैट एक आफ्टर टैक्स चीज होती है। तो अगर वैसे तो नॉर्मली प्रेफरेंस डिविडेंड पे टैक्स डिडक्शन नहीं है, लेकिन अगर हो तो वो नेट ऑफ टैक्स करके करनी है, क्योंकि हम पैट में से लेस कर रहे हैं। अच्छा, पहले तो उसका एक आसान सा सवाल देख लें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 देख लें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2। सॉल्व करना है सॉल्व कर दें, नहीं तो सोल्यूशन ही देख लें, बहुत है।
नहीं है तो बस बाय डिफॉल्ट देना है। ठीक है, क्वेश्चन 1 2। ठीक है, डन। चलें प्रेफरेंस शेयर्स की और गहराई में चलते हैं। वो प्रेफरेंस शेयर्स जो क्लासिफाइड एज इक्विटी हैं, हम उनका डिविडेंड क्यों लेस कर रहे हैं पैट में से? क्योंकि वो ऑलरेडी लेस नहीं हुआ हुआ, लेकिन उसका पैसा देना ऑर्डिनरी शेयर्स के हक से पहले रखा जाएगा। दोबारा सुने, हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स जो कि क्लासिफाइड एज इक्विटी हैं, उनको इसलिए उनका डिविडेंड इसलिए पैट में से लेस कर रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी लेस नहीं हुआ, लेकिन देना वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वालों से पहले है। देखें, पैट में से लेस हुए होंगे एक्सपेंसेस। वो प्रेफरेंस शेयर्स जो क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी हैं, उनका डिविडेंड ऑलरेडी लेस हुआ है फाइनेंस कॉस्ट के तौर पे, लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर्स क्लासिफाइड एज इक्विटी हैं, उनको पैसा तो ऑर्डिनरी वालों से पहले देना है ना, लेकिन वो ऑलरेडी लेस नहीं हुआ, इसलिए हम पैट में से उसको लेस कर रहे होते हैं। तो डिविडेंड तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है। डिविडेंड के अलावा भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो लेस करनी बनती हैं। अब वो अदर चीजें क्या हैं, उनमें से एक एक करके देखते हैं। इसी एग्जाम नोट के नीचे एक डब्बा बना हुआ है बड़ा सा, पहले पेज पे। क्या है वो? अदर एडजस्टमेंट्स। ये समझते हैं क्या क्या है। हम एक 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रहे हैं, ये उसकी फेस वैल्यू है। और हम जिन लोगों को इश्यू कर रहे हैं उनको ये कह रहे हैं कि आपको इस पे सारी जिंदगी हर साल 9% डिविडेंड मिला करेगा। और मार्केट में जो इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न था, बीएफडी, जो मार्केट में इन्वेस्टर का यानी लोगों की मार्केट में डिमांड चल रही थी, वो भी 9% थी। और हमने उनसे ऐलान किया कि हम आपको प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाहते हैं, 9% दिया करेंगे हर साल, आए जिसने शेयर खरीदना है।
तो चूंकि मार्केट में डिमांड भी यही चल रही है और हम भी इतना ही डिविडेंड ऑफर कर रहे हैं, तो हमें वो जो भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे खुशी खुशी 100 रुपए देके ये शेयर खरीद लेंगे। जिन लोगों ने बीएफडी पढ़ा हुआ है, अगर मार्केट में डिमांड भी इतनी ही चल रही है और हम इतना ही ऑफर कर रहे हैं, तो हम कितनी प्राइस पे इशू कर पाएंगे? पार वैल्यू पे। तो वो हमें खुशी खुशी 100 रुपए दे देंगे। लेकिन अगर हम उनसे कहें कि आपको हर साल मिलेगा 9%, लेकिन पहले 2 साल कुछ भी नहीं मिलेगा, पहले 2 साल आपको कुछ नहीं मिलना, आपको 9% हर साल बिल्कुल मिलेगा, लेकिन पहले 2 साल कुछ नहीं मिलना आपको। यानी वो लोग जो आज प्रेफरेंस शेयर खरीदेंगे, पहले 2 साल उनको कुछ नहीं मिलना, उसके बाद फिर तीसरे साल से हर साल 9 रुपया मिला करेगा। 9 रुपया क्या बोल रहा हूं मैं? 9 रुपए, 100 का 9%। तो पहले 2 साल कुछ नहीं मिलना, उसके बाद हमेशा साल का 9 रुपए मिला करेगा। क्या अब भी वो लोग आज 100 रुपए दे देंगे इस बॉन्ड के लिए, या ज्यादा देंगे या कम देंगे? कम देंगे ना। अब वो कम क्यों दे रहे होंगे, इसकी कैलकुलेशन देखें। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हुए हैं। एक प्रेफरेंस शेयर जिसमें पैसा लगा के हर साल 9 रुपए मिलना है, परपेचुटी, एन्युटी, परपेचुटी, और मार्केट में रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी 9% है, तो इन्वेस्टर इसके लिए कितने पैसे देगा? उतने पैसे देगा जितनी इनकी प्रेजेंट वैल्यू बनेगी मार्केट रेट पे। इसकी 9% पे परपेचुटी डिस्काउंटिंग करें, 100 रुपए आएगी। 9 डिवाइडेड बाय 9%, 100 रुपए आएगा। तो इस फार्मूले ने क्या किया, इसको 100 रुपए बना दिया। तो जो प्रेफरेंस शेयर खरीदना चाहता होगा, जिसको पहले ही साल से 9 रुपए मिलना शुरू हो जाएंगे और मार्केट में इस वक्त डिमांड भी इतनी ही चल रही है, तो ये इस प्रेफरेंस शेयर के लिए आज कितने पैसे देने को तैयार है? 100 रुपए। लेकिन अगर उसको यह कहा जाए कि तुम्हें हर साल 9 रुपए मिलेंगे, पहले 2 साल नहीं मिलेंगे, यहां से मिलेंगे हमेशा, स्टिल है तो परपेचुटी। लेकिन जब इस पे आप फार्मूला लगाएंगे तो उस फार्मूले का आंसर 100 रुपए तो आएगा, लेकिन वो कहां आएगा? वो यहां आएगा, इधर। लेकिन हमने तो उससे पैसे आज लेने हैं, तो वो 100 रुपए हमें आज तो नहीं देगा। आज कितने पैसे देगा? इसको हम फिर से 9% पे 2 साल डिस्काउंट करेंगे। देखिए जरा कितना बन जाएगा। हम्म 84.17 बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें ये प्रेफरेंस शेयर डिस्काउंट में इशू करना पड़ रहा है, हमें डिस्काउंट में इशू करना पड़ रहा है। कल को 9 रुपए तो हमने देने ही है, लेकिन आज हमें डिस्काउंट में इशू करना पड़ा। क्यों इशू करना पड़ा डिस्काउंट में? क्योंकि हमें इन्वेस्टर को कंपनसेट करना पड़ रहा है जो हम उसको 2 साल डिविडेंड नहीं देंगे। इसके लिए IAS 33 में कॉन्सेप्ट निकाला गया है इंप्यूटेड डिविडेंड का। इंप्यूटेड, वो कॉन्सेप्ट क्या है? IFRS 9 में एक चीज पड़ी थी, एमोर्टाइज कॉस्ट। अगर बिल्कुल भूल भाल गए हैं तो बस देख लें, टेबल बना रहा हूं मैं, रिवाइज करेंगे तो याद आ जाएगा। एमोर्टाइज्ड कॉस्ट, ये जो मैं यहां पर काम बताने लगा हूं ना, ये IAS 33 के लिए कैलकुलेशन हो रही है। असल में जरूरत नहीं है इसकी, ये IAS 33 के लिए हो रही है। इंप्यूटेड डिविडेंड ये है कि ये जो इन 2 साल में डिविडेंड नहीं देगा, इन 2 साल में डिविडेंड नहीं दे रहा है ना, लेकिन उसको ये कॉस्ट तो पड़ी है कि नहीं? कैसे?
कंपनी को कॉस्ट तो पड़ रही है कि नहीं? कंपनी को 2 साल डिविडेंड नहीं दे रहा लेकिन बचत नहीं है, कॉस्ट फिर भी पड़ी है। कैसे? हाँ, क्योंकि उसने 15 रुपए डिस्काउंट दे दिया है, तो ये 15 रुपए कॉस्ट तो उसको पड़ी है ना। ये 15 रुपए 1 साल की कॉस्ट है, 2 साल की है। अब इसको पर ईयर कैसे बनाए? वो होता है इंप्यूटेड डिविडेंड। 31 दिसंबर ईयर 1, एमोर्टाइज कॉस्ट वाला टेबल बना रहा हूं। ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, कैश फ्लो, क्लोजिंग बैलेंस। स्टार्टिंग पॉइंट होगा 84.17। 9% के ऊपर इंटरेस्ट लगाएं इस पे। कैश कितना होगा पहले साल? कोई नहीं। क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा? $91। 31 दिसंबर 2, ये हो गया ओपनिंग बैलेंस। इस पे लगाएं 9%। वैसे FR2 में पड़ा होगा अमोर्टाइज कॉस्ट जी 8.26। कैश फ्लो कोई नहीं। अच्छा, चूंकि राउंडिंग ऑफ का फर्क है ना, तो मैं इसको 2-3 कर देता हूं। राउंडिंग ऑफ है, मैंने 2-3 कर दिया उसको। 100। अब ये बन गया 100। अब क्या होगा? 31 दिसंबर, क्या जी? 82.86। मैंने 2-3 कर दिया ना ताकि 100 हो जाए। अब क्या होगा? 31 दिसंबर 3 से ऑनवर्ड ये 100 है। इंटरेस्ट 9, कैश 9, 100। अगले साल 100, इंटरेस्ट 9, कैश 9, 100। ये नहीं, अब सीधा हो जाएगा काम। तो अगर हम ईपीएस निकाल रहे हैं पहले किसी 1-2 साल की, तो उसमें ये 9 तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन अल्टीमेटली कॉस्ट तो हमें पड़ रही है ना। कैसे पड़ रही है? डिस्काउंट की शक्ल में। तो हम इन 2 सालों में से अगर किसी की ईपीएस निकालनी पड़ गई, तो हम पैट में से ये इंप्यूटेड डिविडेंड माइनस करेंगे। ठीक है? अगर इन 2 में से कहीं निकालना पड़ गया, आगे कोई मसला नहीं है, इन 2 में मसला है। जिस दौरान डिविडेंड नहीं है ना, इन 2 में मसला है। तो इन 2 में हमें फिर एक इंप्यूटेड डिविडेंड कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर ईपीएस इन 2 में से किसी साल की निकालनी पड़ती है, और पैट में से फिर ये माइनस होगा। ठीक है? ये इस टेबल का पहला बुलेट पॉइंट है। और इसको समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लें तो बेहतर है, नहीं तो सॉल्यूशन भी देख लें तो भी काम चलेगा। पहले बुलेट पॉइंट को पढ़िए, समझ आ गया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो आप पहले सवाल देख लें जाके इसका। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लें, सॉल्व कर लें तो अच्छी बात है। अगर नहीं सॉल्व करते तो कम से कम इसका सॉल्यूशन देख लें। क्या जी? जी जी कर लें यार।
मतलब हमने जितना डिस्काउंट पे इशू किया, हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमने इस डिस्काउंट में से कितना शेयर फर्स्ट शेयर का था, कितना शेयर सेकंड शेयर का। दोबारा बोले। तो इंक्लूड करना है, इंक्लूड का मतलब ये कि जितना हमने डिस्काउंट पे इशू किया जी, वो डिस्काउंट कितना किस उसको हम पर ईयर पे फैला रहे हैं। हाँ, पर ईयर पे उसको हम फैला के देख रहे हैं। तो वैसे हो गया जो डिस्काउंट देना था, लेकिन हम उसको पर ईयर कॉस्ट कह रहे हैं कितनी है, क्योंकि अल्टीमेटली वो हमें कॉस्ट पड़ी है और वो कॉस्ट एक्सपेंस में नहीं चार्ज हुई, वो तो रिटेन अर्निंग में पड़ी हुई है, इक्विटी में पड़ी हुई है, तो उसको फिर हम एज एन एक्सपेंस लेना चाह रहे हैं। हाँ जी, क्वेश्चन 9 डन के अभी शुरू किया देखना। ठीक है, क्वेश्चन 9। अच्छा, इसी तरह से इस जो बॉक्स पड़ रहा था पेज 1 पे, ये जो बाकी 3 बुलेट पॉइंट्स है ना, ये भी इसी कॉन्टेक्स्ट में ही है। कॉन्टेक्स्ट रिपीट कर देता हूं, अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स जो क्लासिफाइड एज इक्विटी हैं उनको डिविडेंड के अलावा कुछ और कॉस्ट दे रहे हैं, तो वो भी हमारी एक कॉस्ट है, वो भी पैट में से लेस होनी चाहिए। जिस तरह ये इंप्यूटेड था, ये हमने डिविडेंड तो नहीं ना दिया, फिर इसको कॉस्ट क्यों कहा? क्योंकि डिस्काउंट देना पड़ा। तो इसी तरह डिविडेंड के अलावा अगर हम कोई कॉस्ट बियर कर रहे हैं तो वो हमारे पैट में से लेस होना चाहिए। ये अगले तीनों बुलेट पॉइंट सेम कॉन्टेक्स्ट है। और लास्ट चीज बस पे खत्म करते हैं, वो लास्ट चीज है 10-15 मिनट की, लेकिन लास्ट है, वो ये है कि पहले आप ऐसा करिए कि एग्जाम्पल 10 देखें, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ें।
इसका सॉल्यूशन देखें, समझें कि क्या किया। ये मैंने असल में एक एग्जांपल आईएएस ही की उठाई हुई है, उसी का डाटा उठाया हुआ है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 10 पढ़ें, सवाल पढ़ के देखें क्या समझ आया, फिर उसका सॉल्यूशन देखें। एक बार देख लें फिर बात करता हूं। अच्छा, अब इसमें मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। क्वेश्चन क्या है, कुछ प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे हैं जो हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स, लेकिन हमने उनसे तय किया है कि तुम्हें तुम्हारा डिविडेंड तो देंगे। 10 की बात कर रहा हूं। हैं तो वो प्रेफरेंस शेयर्स, लेकिन उनसे तय हुआ है कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से हमारा तुम्हारा डिविडेंड माइनस करने के बाद बचा करेगा। हम ऑर्डिनरी हैं और हम प्रेफरेंस शेयर वालों से कह रहे हैं कि जो हमारा डिविडेंड है वो तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन पैट में से हमारा तुम्हारा डिविडेंड दोनों का माइनस करने के बाद, यानी ऑर्डिनरी भी और तुम्हारा वाला भी, जो बचेगा वो हम ये सोच के कि अगर बांटते तो कैसे बांटते, तो उसकी एक रेशो डिसाइड कर लेते हैं। हम ऑर्डिनरी शेयर होल्डर हैं, हम प्रेफरेंस वालों से कह रहे हैं कि जो तुम्हारा डिविडेंड है वो तो तुम्हें मिलना ही मिलना है, हमारा डिविडेंड वो भी हमें मिलेगा, लेकिन पैट में से हमारा तुम्हारा डिविडेंड माइनस करने के बाद जो बच रहा है, बेशक हम अभी बांटे ना, लेकिन हम ऐसे सोच लें कि अगर बांटते तो क्या होता, तो हम उसकी कोई रेशो एग्री कर लें। वो जो रेशो है उसके मुताबिक अभी बांट नहीं रहे, हम हक अभी से बना देते हैं। जैसे इसमें देखें, पैट था 1 लाख, उस 1 लाख में से हमारा डिविडेंड वो भी माइनस कर दिया, कितना बना? 40,000 नहीं, 6,000 ना। ओ, किधर गया? हाँ, डिविडेंड माइनस कर दिया तो 40,000 आ गया। अब ये जो 40,000 है इसको भी हम बांट रहे हैं, डिविडेंड दे नहीं रहे, बस वैसे ही अभी नाम लिख के रख लेते हैं। और कैसे बांटना है इसके लिए एग्री हुआ है कि एक एडिशनल डिविडेंड, नाम उसको डिविडेंड देने, बांट नहीं रहे अभी, एक एडिशनल डिविडेंड कि अगर मिलता आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑर्डिनरी डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड, सवाल की आखिरी लाइन पढ़ रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ 2080 ऑर्डिनरी शेयर वालों के साथ, यानी ऑर्डिनरी शेयर को पर शेयर अगर 8 रुपए मिलेगा तो तुम्हें 2 रुपए मिलेगा पर शेयर। ये मतलब है 2080 ऑर्डिनरी शेयर के साथ कि अगर ऑर्डिनरी शेयर वाले को 8 रुपए मिलेगा तो तुम्हें 2 रुपए मिलेगा। ये रेशो डिसाइड हो गई, लेकिन ये पर शेयर है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा नंबर ऑफ शेयर से, तो टोटल रेशो आ गई। अब हमने 40,000 रुपए को इस रेशो में बांटना है, ठीक है? तो उस 40 में से 6 उनका और बाकी 40 हमारा। तो अब पैट में से ईपीएस निकालने के लिए 21 तो माइनस 33 तो माइनस होगा ही होगा, ये 6 भी माइनस होगा। ठीक है? अब आप ऐसा करें कि नोट्स में 12,000, 80,000, 12,000, 92,000, तो नोट्स में आए आखिर में, बिल्कुल तकरीबन आधा पेज भरा हुआ है पार्टिसिपेटिंग इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। ये सारा यही समझाया हुआ है। आखिरी पेज पे जो तकरीबन आधा पेज है ना, पार्टिसिपेटिंग इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स,
ये जो कहानी लिखी है वो तकरीबन यही है जो जिसकी एग्जाम्पल 10 बताई है। ये पढ़ लीजिएगा और होमवर्क कराइएगा। अच्छा, वैसे अगर टाइम मिले, टाइम निकाल लें, प्रैक्टिस क्वेश्चन में से जितने भी रह गए हैं, जो भी 3-4 रह गए हैं, वो सारे कर लें, अच्छा है, प्रैक्टिस हो जाएगी। और पास्ट पेपर का एक सवाल जरूर कराएं, वो है जी, किधर गया यार, वो देखता और यासर साहब की किताब में बल्कि नहीं, याद आ गया, जून 17 का क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट ए। जून 17 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, ये होमवर्क करके आइएगा। अच्छा, बेसिक ईपीएस हो गया खत्म। इसमें ये इसी पेज पे एक हेडिंग लिखी हुई है, पार्टली पेड शेयर्स, ये खुद ही पढ़ लीजिएगा, आ जाएगी समझ। और ऊपर ऊपर सब मैंने करा दिया। बेसिक ईपीएस खत्म हो गया। जून 17 क्वेश्चन 2 पार्ट ए कराइएगा, और इसमें जो क्वेश्चंस 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक बीच में जो रह गए हैं वो कर लें तो अच्छा है, नहीं तो आपकी मर्जी है। मेरी तरफ से हो गए। अबू दाऊद में रिवायत है, सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुमको बता दूं वो बात जो रोजे, नमाज और सदके से बेहतर है? ये नफली बात हो रही है, नफली नमाज रोजे की बात हो रही है। उन्होंने कहा, क्यों नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में सुलह कराओ और आपस का फसाद मूंड देने वाला है, यानी हलाकत वाला है, तो आपस में सुलह कराओ। अगर हमारे कोई फैमिली में या दोस्तों में इस तरह के नाराजगियां हैं तो उनको सुलह कराओ। कल अगली क्लास में मुलाकात होगी।